Hello everybody and welcome back to the channel. Guys, in today's video we will discuss about chapter 5th Principles of Inheritance and Variation. ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय हमें अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें कुछ अच्छे नोट्स पढ़ने चाहिए बिकॉज 12th क्लास की एनसीईआरटी से अगर हम देखें बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिन्हें हमें एक जगह पर लिख लेना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो चाहे दिन में चला रहे हो या रात में या आप कभी भी ये वीडियो चला रहे हो चाहे मॉर्निंग में तो अपने साथ अपनी पढ़ाई लेकर बैठो। पढ़ाई मतलब अपने साथ अपना एक शास्त्र यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक वो अपने साथ लेकर बैठिए और उसके साथ साथ एक हाइलाइटर लेके बैठिए। इन नोट्स के अंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ या जो लाइंस आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल रही हैं आप उन्हें अंडरलाइन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपके लिए ईजी रहेगा। एंड नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए है बिकॉज नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। ओके, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बनाती हूँ जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ इसी चैनल पर कि आप किस तरह से एनसीईआरटी एक लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो और मैं पूरी एनसीईआरटी समझाती भी हूँ। तो नीट वाले बच्चों के लिए डोंट वरी, जल्दी लेक्चर आएंगे जेनेटिक्स के भी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाले। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को तो बिल्कुल दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वन मोर थिंग, अभी के अभी जाइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, सो सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। गाइस, इस चैप्टर के अंदर आप जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ शुरुआती चीजें पढ़ोगे जिसके अंदर आपका आ जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंडल के बारे में आप इसमें पढ़ोगे कि मेंडल ने किस तरीके से जीन्स को खोजा था। ठीक है, कैसे उनको पता चला कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। ओके, सबसे पहले देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है बट उसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो यहाँ नोट्स में है। आप इन नोट्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अपनी एक नोटबुक बनाई हुई है आपने जिसको मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, तो उसके अंदर प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली चीज, मेंडल ने जब लॉ निकाले थे अपने यानी कि लॉ उन्होंने इन्वेंट किए थे तो उसके अंदर उन्होंने ये लॉ बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लांट का यूज किया था जो था पी प्लांट। पी प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि उन्होंने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, बाकी किसी और प्लांट को चूज नहीं किया, क्योंकि वो और भी कई सारे प्लांट्स को यूज कर सकते थे बट पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों यूज किया। सो द मेन थिंग इज दीज रीजंस। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं कैरेक्टर्स जो कि हमें पी प्लांट के अंदर देखने को मिले जिनको उन्होंने कंसिडर किया था अपने लॉ को इन्वेंट करने के लिए। ये 7 कैरेक्टर गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन सातों के सातों कैरेक्टर में से। सबसे पहला है स्टेम की हाइट। जो पी प्लांट है उसकी हाइट क्या होगी, अगर वो बड़ा है तो उसे टॉल कहेंगे और अगर वो छोटा है तो उसे ड्वार्फ कहेंगे। सेकेंड कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। जो पी प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर है उसका कलर क्या आएगा, कलर जो आया वो अगर वॉयलेट है ठीक है तो वो आपके डोमिनेंट केस में आ जाएगा और अगर वाइट है तो आ जाएगा उसमें रिसेसिव। अब मैं आपको बताऊंगी डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है जब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, या तो वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा या फिर ऊपर बिल्कुल मिड में एक्सियल पे। नेक्स्ट आते हैं पॉड शेप, यानी कि पॉड की शेप क्या होगी, या तो वो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा। कंस्ट्रक्टेड मतलब थोड़ा सा आप जैसे एक पेपर बॉल लो, उस पेपर बॉल को आप दबा दो तो उसके ऊपर जो रिंकल्स आ जाएंगे उस वाले पोर्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। और इन्फ्लेटेड मतलब एग्जैक्टली परफेक्ट शेप। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉड कलर। पॉड का कलर क्या होगा, पॉड का कलर ग्रीन होगा या फिर येलो। ग्रीन होगा तो वो डोमिनेंट में होगा और येलो होगा तो वो रिसेसिव में होगा। नेक्स्ट आते हैं सीड का कलर। सीड का कलर क्या होगा, राउंड या सॉरी सीड की शेप, सीड नॉट कलर, पहले है सिक्स्थ। सीड शेप, सीड शेप होगी राउंड या रिंकल्ड। ओके, नेक्स्ट है सीड का कलर क्या होगा, सीड का कलर होगा येलो या फिर ग्रीन। डोंट गेट कंफ्यूज, इस चार्ट को लर्न कर लो, रट लो बिकॉज एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब आते हैं रीजंस पे कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। पी इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है पी आपस में, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम ऑलरेडी चारों चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं, 1 2 3 4
ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया है पॉलिनेशन क्या होता है। तो पी प्लांट जो है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। दैट्स वाई उनको दोनों कैरेक्टर्स मिल गए एक ही पी प्लांट के अंदर। पहला रीजन ये हो गया, उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों अवेलेबल थे, यानी कि दोनों हो सकते थे। नेक्स्ट है मैनी वेराइटीज आर अवेलेबल विद ऑब्जर्वेबल ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि पी प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज अवेलेबल थी। जैसे कि कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट ड्वार्फ है यानी कि छोटा है, किसी प्लांट का जो पॉड है वो कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि एक तरीके से पेपर बॉल को जैसे आप दबा देते हो तो उसके ऊपर जो रिंकल्स आते हैं रिंकल्ड है, या फिर वो इन्फ्लेटेड है, या फिर देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, अदरवाइज येलो कलर में है। तो ये सब क्या हुआ, इतना कुछ मैंने बोला, ये क्या है, ये वेराइटीज हैं जो कि हमें एक प्लांट के अंदर मिल रही हैं। दैट्स द मेन रीजन उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन का यहाँ पर क्या फायदा है? शॉर्ट लाइफ स्पैन का ये फायदा है कि अगर आप पी प्लांट को ग्रो करते हो और आप उसके जनरेशन बाय जनरेशन देखना चाहते हो जल्द से जल्द, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होना जरूरी है। जितना जल्दी एक पेरेंट प्लांट एंड होगा या फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट प्लांट को, तब तक वो पेरेंट प्लांट एंड हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन हमें मिल चुकी होगी। तो जल्द से जल्द हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है कैन बी इजीली ग्रोन इन स्मॉल प्लेस। किसी भी स्मॉल प्लेस के अंदर हम इस पी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, इनकी नीड्स भी ज़्यादा नहीं होती हैं। नेक्स्ट है सीड इजी टू हैंडल। जो पी प्लांट का सीड है वो इजीली हैंडेबल है बिकॉज उसके अंदर हमें वैरायटी इजीली मिल जाती है और उसको हम राउंड या रिंकल्ड में एकदम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओके, अब आते हैं मेंडल ने लॉ बनाने के लिए क्या क्या किया। उसके बाद हम आएंगे मेंडल ने क्या लॉ बनाए, क्या लॉ थे उनके। मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या था? इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि वो किस बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया गया। सबसे पहला है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे डिपेंडेंट था कि फैक्टर्स क्या होंगे प्लांट के, या फिर आप इन्होंने सिर्फ प्लांट के ऊपर बताया, अदरवाइज यही सेम थ्योरी आज ह्यूमंस के ऊपर भी है। जो ह्यूमंस के अंदर जीन्स होते हैं, जो जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड जो ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को उस टाइम पर जीन्स नहीं पता था, उन्होंने उसको फैक्टर्स बोला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था पहले जीन्स को? फैक्टर्स, जब उनको जीन्स नहीं कहा गया था। ठीक है, ये कैरेक्टर्स थे। ये कैरेक्टर्स किसी भी प्लांट के अंदर, जैसे कि प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, यानी कि लंबा प्लांट होगा या छोटा प्लांट होगा, प्लांट जो है उसका कलर क्या होगा, यानी कि फ्लावर का कलर क्या होगा, वॉयलेट होगा या वाइट होगा, ये कौन देखता है? ये देखता है हमारे जीन्स, यानी कि हमारे फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स देखते हैं तो इसका मतलब आ गया कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर। जो पेयर हैं, पेयर हमेशा सॉरी जो हमारे फैक्टर्स है, जो जीन्स है, हमेशा पेयर्स में होते हैं। यानी कि हमारे जीन्स के कितने पेयर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? 23। ओके, बट जो अगर हम पेयर को हटा के इंडिविजुअल गिने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि फैक्टर्स जो हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, आपको 2 के पेयर्स में दिखेंगे। नेक्स्ट है इन अ डिसिमिलर पार्ट ऑफ फैक्टर्स। जो डिसिमिलर पार्ट ऑफ फैक्टर्स होता है, जिसके अंदर फैक्टर्स मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से, उनके अंदर एक होता है डोमिनेंट, जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक को दिखा जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर मम्मी की हाइट छोटी है और पापा की हाइट बड़ी है, और अगर जो चाइल्ड है उन दोनों का उसकी हाइट बड़ी है, तो हम कह सकते हैं जो पापा का जीन्स है वो डोमिनेंट पड़ गया मम्मी वाले जीन्स पर, बिकॉज बच्चे की हाइट जो है वो बड़ी हो गई है, तो उसके अंदर जीन्स किसका एंटर किया है? डोमिनेंट किसका जीन्स रहा है? पापा का। तो सेम गोज विद देयर कि अगर जो जो भी हमारा जो जीन्स है उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा दिया, यानी कि उसने अपने आप को शो कर लिया, तो वो हो गया डोमिनेंट। और जो अपने आप को दबा ले गया, यानी कि जिसने अपने आप को शो नहीं कर पाया जिस फैक्टर ने, वो हो गया रिसेसिव। ठीक है, वो हो गया क्या? रिसेसिव। तो बिल्कुल सेम पापा मम्मी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इजीली अपने आप दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का सेग्रीगेशन का लॉ क्या है? प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसका मतलब गैमीट्स कैसे बनते थे और किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता था, एक तरीके से सेग्रीगेशन कैसे किया जाता था। द 2 एलील्स रिसीव्ड, 2 एलील्स रिसीव किए जाते थे, एक पेरेंट से, यानी कि एक पेरेंट से और दूसरा दूसरे पेरेंट से, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन गैमीट फॉर्मेशन, जो कि गैमीट फॉर्मेशन के काम आएंगे।
यानी कि मेल गैमिट अलग बनेगा और फीमेल गैमिट अलग बनेगा। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग अलग उन चीज़ों को करना, सो दैट हर एक गैमिट जो है रिसीव करे वन और द अदर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। हर एक गैमिट को इक्वल प्रोबेबिलिटी में उनके जो नीड्स हैं वो मिल सकें। दैट्स वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। मतलब इसको हम यहाँ समझाते हैं, जैसे कि अगर आपने लिया एक टॉल और टॉल प्लांट, यानी कि पूरा डोमिनेंट है यहाँ पर टॉल, ठीक है, जो टॉल उसका कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। एक आपने लिया रिसेसिव, ठीक है, यानी कि स्मॉल। तो इसको अगर आप एक तरीके से क्रॉस कराओगे तो ये हो जाएगा टी और आर। ये हो गया आपके प्लांट का जीनोटाइप, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है, तो सिमिलर एक एक कैरेक्टर ले लिया गया फ्रॉम ईच पेरेंट। बट सेम यहाँ पर आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक लॉ है मेंडल का, जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं बाय टू अनलाइक्ड जीन्स। दो डिफरेंट जीन्स से दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, जिनको बाद में रिकम्बाइन कर दिया जाता है किसी भी रैंडम गैमीट फॉर्मेशन के साथ। कि कोई भी गैमीट फॉर्मेशन होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ समझाऊँ आपको, तो एक आपने लिया टी टी आर आर, आप इसको अगर लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर क्रॉस होगा। ये टी आर, ठीक है, टी और आर। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर हमने जो क्रॉस कर लिया, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपकी फॉर्म्स निकल रही हैं। ये है यहाँ पर डोमिनेंट, यानी कि वन डोमिनेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी एक कैपिटल लेटर आ जाएगा इसका मतलब वो चीज़ डोमिनेंट ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक डोमिनेंट है और यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव हैं। तो क्या हुआ, तीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तीन डोमिनेंट हुए यानी कि 3.1। मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो हो जाएगा, 3.1, ठीक है, सॉरी डाईहाइब्रिड का। और मोनोहाइब्रिड का क्या हो जाएगा, 1:1। ओके, तो इसी तरीके से मैंने दोनों आपको समझा दिए इजीली। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि अब आपको सिंपल तरीके से पता होगा कि जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो किसका एग्जांपल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। एंड जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसके अंदर जिसका फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है, यानी कि फिनोटाइप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, उसको क्रॉस किया जाता है विद होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव कुछ इस तरीके से होता है। होमो मतलब सेम और रिसेसिव मतलब एकदम जो अपने आप को शो नहीं कर पाते। तो हम अब से लेके चलेंगे कि कैपिटल जो लेटर है वो डोमिनेंट को शो करता है और स्मॉल लेटर जो है वो रिसेसिव को शो करता है। तो होमो मतलब सेम और रिसेसिव मतलब स्मॉल, तो सेम लेटर स्मॉल वाले, तो हमने बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टेस्ट क्रॉस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम आएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है गाइस, फिर से बोल रही हूँ, ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है इन चैप्टर्स को पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कंबाइन किया है, जितने भी नोट्स हैं या जितना भी आपका स्ट्रक्चर जितना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो सब क्या है, आपकी बुक से रिलेटेड है। आपको बस इतना ही पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बट नीट के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट जीन इज नॉट फुली एक्सप्रेस्ड ऑन रिसेसिव जीन। जब डोमिनेंट जीन फुली एक्सप्रेस नहीं हो पाता है अपने आप को, वो डोमिनेंट तो है, ठीक है, उसने अपने आप को शो तो किया, बट फुली अपने पूरे कन्विंसिंग के साथ वो नहीं वहां पर शो हो पाया, तब इस चीज का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वहां पर होता है। सो द फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड डू नॉट रिसेंबल विद एनी ऑफ द पेरेंट। ऐसा होता है कई बार कि जैसे अगर जो रिसेसिव जो आपका पेरेंट है, यानी कि जो छोटी हाइट जिन पेरेंट की है, एंड यानी कि ममा की हाइट छोटी है, पापा की हाइट बड़ी है, तो अगर जो चाइल्ड है उसको एक दूसरे से किसी भी से भी अगर वो नहीं करे, शो नहीं हो उन दोनों में से किसी की भी तरह, तब आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिंपल शब्दों में बताऊं अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हो तो, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि आपका डोमिनेंट वाला जो जीन्स है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाया है रिसेसिव जीन के ऊपर, तो वहां पर ना ही डोमिनेंट जीन की चीजें दिखेंगी और ना ही रिसेसिव जीन की चीजें दिखेंगी। वो जो इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल है एंटेरिनम मेजूस एंड
मायरेबिलिस जिलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और एंटेरिनम जिसको हम कहते हैं स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। द रेशियो इज 1:2:1। ओके, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हो जो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इसके लिए, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लीज उसको रेफर करिए। नेक्स्ट आता है कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? बोथ पेरेंटल जीन्स एक्सप्रेस्ड इन F1 जो हमारे पेरेंटल जीन्स हैं वो कहाँ पर एक्सप्रेस हो गए हैं? F1 प्रोजेनी के अंदर, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है, जो F1 F2 प्रोजेनी होती है आपको पता होगा, जहां पर F1 है वहां पर जीनोटाइप, नेक्स्ट आता है F2 जहां पर आपका फिनोटाइप देखने को मिलता है। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी जो है वो उसके अंदर पेरेंटल जीन एक्सप्रेस कर चुके हैं अपने आप को, तो ऑफस्प्रिंग जो है ताकि शो कर सके अपने पेरेंट्स से, यानी कि दोनों पेरेंट्स से अपना रिसेंबल कर सके अपने कैरेक्टर्स को, तब इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस भी है और वो रिलेटेड भी है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, आते हैं एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स इन ह्यूमन, यानी कि ए ब्लड ग्रुप मिला है, AB ब्लड ग्रुप मिला है फ्रॉम द मदर, एंड O जो ब्लड ग्रुप मिला है फ्रॉम द फादर। ठीक है, तो दोनों मिलके मिलते हैं, कोडोमिनेंट है एक दूसरे पे, बन गया है ABO ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप शोज 3 डिफरेंट एलील्स। ब्लड ग्रुप जो है उनके पास 3 डिफरेंट एलील होते हैं। फर्स्ट इज IA, IB एंड IO। ठीक है, IO मतलब ABO जो ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, आपका होगा A पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। ओके, तो ये जनरली क्या शो करता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, 3 एलील्स होते हैं। 3 एलील्स कौन से होते हैं? A, B एंड O। कभी भी इन्हें हम A, B और O नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई इनके अंदर हम I जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपका A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मदर का B ब्लड ग्रुप है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बेटे का या फिर बेटी का, चाइल्ड का मान लेते हैं, A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ओके, अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है B पॉजिटिव, और पेरेंट का जो मतलब फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है O पॉजिटिव, तो हो सकता है यहाँ पर O पॉजिटिव भी हो जाए जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप, या फिर B पॉजिटिव भी हो जाए, BO कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से बाकी ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर मैच किए जाते हैं, और किसी ना किसी तरह ब्लड ग्रुप वहाँ पर फॉर्म होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर। ओके, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप रेफर कर सकते हो 5.2 जो टेबल है आपके एनसीईआरटी के अंदर। पेज नंबर आई गेस चेंज हो गया हो या फिर यही हो, बिकॉज चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट टेबल जो है 5.2 उसको रेफर कर सकते हो। जो क्रॉस कराओगे आप IA और IO के बीच में और B और O के बीच में, वो दिखाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स को। सारे लॉ हमारे इसके बीच में दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। किस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है, जो मतलब आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है? वो ऐसे होगा, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम जो कि डिटरमाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेक्स। क्या होगा कि वो एक बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, वो डिटरमाइन करता है हमारे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है ऑटोजोमल क्रोमोसोम। व्हाट आर ऑटोजोमल क्रोमोसोम? दे डिटरमाइन द कैरेक्टर्स अदर देन दैट ऑफ सेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो चाहे वो बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे वो कौन डिसाइड करता है? ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स। ओके, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, वो सारे 46 जो क्रोमोसोम है, यानी कि 23 जो पेयर है, जो 23 पेयर हैं हमारे क्रोमोसोम्स के, उनके बीच में बाकी सारे ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम जो है हमारा वो डिफरेंट वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है सेक्स। ठीक है, सबसे पहला है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर अगर मेल है तो उसके क्रोमोसोम होंगे XY, एंड फीमेल है तो उसके क्रोमोसोम होंगे XX। ठीक है, डोर्सोफिला। डोर्सोफिला के अंदर क्या होता है? अगर मेल है तो उसके अंदर सेम होगा ह्यूमंस की तरह, XY कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, XY क्रोमोसोम होंगे, एंड फीमेल है तो उसके अंदर सेम ह्यूमन बींग्स की तरह XX होंगे क्रोमोसोम। इंसेक्ट के अंदर अगर मेल है तो सिंपल X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। O मतलब यहाँ पे फॉर नॉट लेटिंग इट बी एम्प्टी, ठीक है, खाली ना छोड़ने के लिए यहाँ पर O लगाया गया, अदरवाइज XO आप भी O लगाइएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स के अंदर कैसे होता है, डोसोफिला के अंदर कैसे होता है, जो हनी भी है उसके अंदर कैसे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर XO एंड फीमेल के अंदर XX। नेक्स्ट आता है बर्ड। बर्ड के अंदर मेल में ZZ होता है, जिससे हम क्रोमोसोम से पता लगाते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो एक मेल है, एंड ZW होता है फॉर फीमेल। एंड हनी बी के अंदर XM जो कि ड्रोन, यानी कि
कह सकते हो मेल के फॉर्म में ही है, बट वो नॉट अ फुली मेल। नेक्स्ट आता है एक्स एम और एक्स एम, यानी कि डबल एक्स विद एम, ये होता है मेल के अंदर, एंड एक्स एक्स होता है जो कि होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए एक्सएम जो है, एक्सएम क्या है, एक्सएम ड्रोन है, यहाँ पर क्रोमोसोम को क्या कहा गया है, ड्रोन। नेक्स्ट आते हैं मेल हेट्रोगेमेटी। नाउ व्हाट इज मेल हेट्रोगेमेटी? मेल हेट्रोगेमेटी जनरली मीन्स व्हेन मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट्स, जब मेल जो है दो तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि एक्स है एक गैमीट, एक है वाई गैमीट, दोनों किस में प्रोड्यूस होते हैं, एक ड्रोसोफिला में देखने को मिला है हमें ऐसा, और एक ह्यूमंस के अंदर देखने को मिला है। ये हो गया मेल हेट्रोगेमेटी। एक चीज आपको समझा दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रो एंड होमो? हेट्रो का मतलब होता है और होमो का मतलब, ठीक है, हेट्रो का मीनिंग हो गया कि डिफरेंट तरीके के चीजें वहां पे प्रेजेंट होना, जैसे कि अगर एक चीज टॉल है तो एक चीज ड्वार्फ है, यानी कि छोटी है, ये हो गया हेट्रो, दोनों चीज डिफरेंट है। बट होमो का मतलब है अगर एक चीज टॉल है दूसरी चीज भी टॉल है, सेम चीजें। ठीक है, एज अगर आप देखो तो ये चीज हम ह्यूमंस के अंदर भी देख सकते हैं कि एक्स और वाई दो क्रोमोसोम है, दोनों डिफरेंट है, तो वो हो गया हेट्रो। और एक्स जो कि फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि सेम है, वो हो गए होमो। ठीक है, तो आई होप होमो और हेट्रो के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। फीमेल के अंदर हेट्रोगेमेटी कहाँ देखने को मिलती है? जब फीमेल दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा बर्ड्स के अंदर जेड और डब्ल्यू। ठीक है, फीमेल के अंदर जेड और डब्ल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सब में देखिए आप बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो फीमेल के गैमेट्स बने हुए हैं, क्रोमोसोम बने हुए हैं, वो बिल्कुल सेम है, एक्स एक्स सभी में है, बट इन बर्ड इट आर डिफरेंट। ठीक है, तो आ गया बर्ड यहाँ पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंजेस इन डीएनए, डीएनए के अंदर सडन चेंजेस होना, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेजेंस क्या होते हैं? म्यूटेजेंस कुछ केमिकल्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से म्यूटेशन हो पाती है। अगर डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो म्यूटेशन के अंदर आता है, ताकि जो आगे आने वाला इंडिविजुअल है वो परफेक्टली उस इन्वायरमेंट के लिए इवॉल्व हो। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या टाइप के जीन के म्यूटेशन होते हैं, उनका रीजन क्या होता है। सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? सिंगल लाइन में जहां पर सिंगल बेस चेंज हो जाए। सिंगल जो बेस होता है डीएनए का, डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, तो दो बेस पेयर्स होते हैं उसके अंदर, तो बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग, अगर हम दो बेस पेयर नहीं होते, सॉरी, जिसके जो उसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर किसी भी बेस के अंदर अगर चेंज होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक डिफरेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर होता है, इसका मतलब हुआ सिकल सेल एनीमिया, एक एग्जाम्पल है इसका पॉइंट म्यूटेशन का। नेक्स्ट आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? व्हेन डिलीशन या इंसर्शन या डुप्लीकेशन या अदरवाइज एडिशन ऑफ वन और टू बेस, अगर जो डीएनए के अंदर बेस प्रेजेंट है उनके अंदर या तो कोई बेस कम हुआ है, यानी कि डिलीशन हुआ है उसका, इंसर्शन कोई इंसर्ट किया गया है, ठीक है, डुप्लीकेशन कोई डुप्लीकेट एक ही बेस जैसा दूसरा डुप्लीकेट बेस क्रिएट किया गया है, अदरवाइज कोई एक ऐड किया गया है बेस डीएनए के अंदर, तो वो होता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, एक लाइन में, अदरवाइज मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं? पहला है एनियोप्लॉइडी, नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या होते हैं? एनियोप्लॉइडी का मतलब एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का एडिशन या फिर उसका सब्सट्रैक्शन, यानी कि डिलीशन, वो हो गया हमारा एनियोप्लॉइडी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। ठीक है, इसका मतलब एडिशन या डिलीशन, एक या एक से ज्यादा सेट क्रोमोसोम के यहाँ पर ऐड होना या फिर डिलीट होना, यानी कि सब्ट्रैक्ट होना। नेक्स्ट है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होती है हमारी एनियोप्लॉइडी की? 2n+1, यानी कि एक सिंगल जिसके अंदर एक ऐड हुआ, या मोनोजोमी। मोनोजोमी क्या होता है? 2n-1, वो सिंगल हो जाएगा वापस। 2n+1 करोगे तो 3n हो जाएगा, बट 2n-1 करोगे तो वो सिंगल 1n रह जाएगा, इसका मतलब हुआ 1 या 1 से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड होना। बट जो पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होगा कि 3n कंडीशन भी होगी, 4n कंडीशन भी होगी, या उससे ज्यादा भी होगी, बिकॉज हमने अभी कहा 1 या 1 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो इसके अंदर। ठीक है, आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इतना हार्ड नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट आपको उसके जो
क्या बोलते हैं, सिंबल्स, आपको सिंबल्स याद रखने होंगे जो कि आपके दिए हुए हैं। प्लीज सिंबल्स के लिए आप एनसीईआरटी को रेफर करें, बहुत अच्छे से सिंबल्स वहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, आप वहाँ जाके पढ़ें उसको, ठीक है। पेडिग्री एक जनरली कुछ नहीं होता है, एक चार्ट होता है जिसके अंदर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इनहेरिटेंस के रिकॉर्ड को, ताकि हम पता लगा सके कि पहले वाली जनरेशन रह चुकी हैं, ओल्डर जनरेशन रह चुकी हैं, उनमें से किसी को कोई बीमारी थी तो वो बीमारी तब से लेकर अब तक तो नहीं चली आ रही है, और आगे आने वाली जनरेशन को तो वो बीमारी नहीं हो सकती है। तो उससे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जनरेशन जो है आने वाली, वो किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, या फिर जो ओल्डर जनरेशन है वो किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज से इफेक्टेड थी। ओके, नेक्स्ट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ना जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके के हैं, दो तरीके के यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नेक्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, दीज आर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब है कि ये या तो एब्सेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम नहीं होगा, एब्सेंट होगा, या फिर ज्यादा मात्रा में होगा, यानी कि एक्सेस में हो जाएगा। अबनॉर्मल अरेंजमेंट, या तो अरेंजमेंट उनकी खराब हो जाएगी, यानी जिस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज होते हैं वो अरेंजमेंट नहीं होगी, या फिर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम जो है वहां पर डिलीट हुए हैं, ऐड हुए हैं, या फिर अरेंजमेंट उनका खराब हुआ है, तो उन वाले डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है दीज आर ड्यू टू ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑफ वन जीन। या तो ऑल्टरनेशन हो गया या फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब या तो पॉइंट म्यूटेशन रहेगा या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में आपने देख लिया था कि या तो कोई मतलब सिंगल एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो रहा है, अदरवाइज ऐड या डिलीट एक सेट से ज्यादा क्रोमोसोम हो रहा है। तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत बहुत ही क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऑल्टरनेशन या म्यूटेशन हो रहा है किसी भी जीन का। ओके, और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डाउन, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो आपने देखा है, टर्नर सिंड्रोम आपने देखा है, ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों किस में आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। ये सभी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर पहले ले लेते हैं हम। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला है डिसऑर्डर और रीजन। क्या रीजन है, किसकी वजह से वो होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर म्यूटेशन या ऑल्टरेशन के कारण ये चीजें होती हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज है, जो कि एक्स है, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप बताइए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बताइए कोई भी एक, तो आपके पास नाम होना चाहिए हेमोफीलिया, बिकॉज ये सीधा जो हमारे एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, मेल्स सॉरी ज़्यादा देखने को मिलती है मेल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फीमेल्स आर अनअफेक्टेड कैरियर। फीमेल्स आर अनअफेक्टेड कैरियर मतलब यहाँ पर फीमेल्स के ऊपर इसका जो वो है मतलब इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज हेमोफीलिया की वजह से जो मेल्स हैं वो ही एक तरीके से इफेक्टेड होते हैं हेमोफीलिया की वजह से, और फीमेल अनअफेक्टेड रहती हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो कि क्रोमोसोम 11 के ऊपर होता है। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम 11 के ऊपर होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर सिकल शेप्ड आरबीसी, आरबीसी जो है उनकी शेप राउंड ना होके मतलब कोई और शेप ना होके सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू रिप्लेस द ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो डीएनए है उनके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, जो उसको रिप्लेस कर लेगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी है उसकी शेप हो जाएगी सिकल शेप, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिनाइल कैप्टोन्यूरिया। फिनाइल कैप्टोन्यूरिया क्या है, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का नाम बताओ, किसी भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का नाम बताइए, ठीक है। तो फिनाइल कैटोन्यूरिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो कि कहाँ पर होती है, क्रोमोसोम 12 पर होती है। म्यूटेशन इन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल
पायरुवेट। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया कि म्यूटेशन कहाँ पर होती है, फिनाइल एलेनिन के अंदर, जहाँ पर जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो रिजल्ट करता है एक फिनाइल पायरुवेट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैं तीन: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इसके अंदर ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, जो 21 क्रोमोसोम है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अंदर 47 क्रोमोसोम के ऊपर इफेक्ट होता है, इसके अंदर 45। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया और इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो गया। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, तो क्लाइन फिल्टर्स के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है, यानी कि 47 क्रोमोसोम। तो ये भी एक तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बिकॉज क्रोमोसोम बढ़ना या घटना या उसकी अरेंजमेंट खराब होना, यानी कि अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं हुई है, उसी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्लाइन फिल्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक कम हो गया है, यानी कि एक का डिलीशन हो गया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गया है। एंड डाउन सिंड्रोम क्या है? 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी देखने को मिली है, ठीक है। सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या है इनके। सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर शॉर्ट स्टेचुअर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड हो जाता है। यहाँ पर फरोड टंग हो जाती है, टंग जो है उसके ऊपर रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हर कोई रोल नहीं कर सकता है अपनी टंग को। एंड पार्शियली ओपन माउथ, माउथ जो है पार्शियली ओपन रहने लगता है, ये सिम्टम है। फ्लैट बैक हो जाती है, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, स्लैंटिंग आईज होती हैं, ब्रॉड प्ले पाम्स होते हैं विद पाम क्रीज। जो पाम है, आपके हाथ हैं, वो पाम ब्रॉड हो जाएंगी ज़्यादा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर, फिंगर्स के ऊपर ज़्यादा लूप्स हो जाएंगे। कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, फिजिकल या साइकोमोटर या फिर मेंटल रिटार्डेशन होने के भी चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्यों होता है? इन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो 47 क्रोमोसोम हो गए, इसलिए ये कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर टॉल स्टेचर हो जाता है, फेमिनाइन फिजिक हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी मेल के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर आ जाएंगे यहाँ पर, अलग अलग तरीके से। एंड पुअर बियर्ड डेवलपमेंट एंड स्टेराइल, जो बियर्ड है वो अच्छी नहीं आएगी, पुअर ग्रोथ होगी हेयर की। एंड जो प्यूबिक हेयर है, फीमेल की तरह प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है जो कि फीमेल में होती है वो मेल्स में भी हो जाएगी। अदरवाइज जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो सिर्फ फीमेल्स में होती है, और मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है? यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इसका जो कंडीशन है वो है शॉर्ट स्टेचर, ड्यूडिमेंट्री ओवरीज यानी कि स्टेराइल ओवरीज हैं, ब्रेस्ट पुअर डेवलपमेंट, ब्रेस्ट पुअरली डेवलप नहीं हो पाए, मतलब ब्रेस्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं होंगे, बिकॉज हमने देखा कि एक क्रोमोसोम हमारा हट चुका है, एक क्रोमोसोम डिलीट हो चुका है। तो ये थे आपके यहाँ पर बहुत इजीली पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है, आपका चैप्टर नंबर 5। इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए जरूर बनाऊंगी मैं वीडियोस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ गया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ, जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं से मतलब हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो आई वांट मेक श्योर कि उनकी हेल्प हो और आप भी एक अच्छा काम करिए उनकी हेल्प करके। तो विद दैट से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ये तरीका पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इसी तरीके से आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लाइक जरूर कर दीजिए, बाय बाय।